हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद कपिल यूट्यूब चैनल पे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और रियल लाइफ से जोड़ के हम समझेंगे और पढ़ेंगे। और इस वीडियो के बाद और भी मैं अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। क्लास 10th का चैप्टर 15 है और एनवायरनमेंट। इसके कंटेंट है आपके सामने। एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, flow of energy in an ecosystem, ozone layer and how it is being depleted, what happens when we accumulate waste in the environment। ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं सारे टॉपिक होंगे। इनके लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर से टाइम लिखा होगा, तो उस टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक देखना हो तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एनवायरनमेंट, organisms' immediate surroundings constitute its environment, which includes everything around the organism, that is both non-living and living components। क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी इमीडिएट सराउंडिंग में जो है वो ही एनवायरनमेंट कहलाता है, जो उसकी इमीडिएट सराउंडिंग है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। उसमें सभी कुछ आ जाता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स को बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। बायो, ऑब्वियसली बायोलॉजी वर्ड बना है बायो से, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो एनवायरनमेंट समझ में आ गया। सो बोथ दीज एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न गेट इन्फ्लुएंस। तो ये जो दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और आपस में भी एक दूसरे की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा आपको। सो दिस इंटरडिपेंडेंट इंटरेक्शन, यानी ये जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं ये इंटरडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अमंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। दिस मेंटेन अ बैलेंस इन अ नेचर। सो ये नेचर में एक बैलेंस बना के रखते हैं, एक बैलेंस, ये जो है बैलेंस है, मेंटेन रखते हैं, ठीक है, नेचर में, प्रकृति में, ठीक है। सो ये हम आगे और देखेंगे, क्लियर होता जाएगा। बायोटेक में लिविंग थिंग्स में सारी चीज़ें आ जाती है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्ट्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, ठीक है। सॉइल कैसी है, उर्वरक है नहीं है, सैंड है, क्ले है, क्या है। सैलिनिटी मतलब पानी कैसा है, खारा है, मीठा है, कैसा है। जैसे ओशन का पानी आपने देखा होगा, खारा होता है बहुत, ठीक है। झील वगैरह का मीठा होता है, झील, नदी वगैरह, है ना। लाइट कितनी आती है, टेम्परेचर कैसा है, ठंडी जगह है, गर्म जगह है, पीएच कैसा है वाटर का, एल्कलाइन है, एसिड है, क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग हो गया। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट फैक्टर्स एंड एडाफिक फैक्टर्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स वाले जो कंपोनेंट है, उसमें क्लाइमेट फैक्टर है और एडाफिक मतलब सैंड कैसी है वहाँ की। तो क्लाइमेट में टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वाटर। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश है, ठीक है, कि कैसी बारिश होती है नहीं होती है, कितनी होती है, वो सब क्लाइमेट में आ गया। एडाफिक में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल, बायोलॉजिकल, वो सारी ही आ जाती है इसमें। जैसे कि और एलैबोरेट किया हुआ है, सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, लोम है, सैंडी लोम है या क्ले है, और भी वैरायटीज़ होती है, ठीक है। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब है अ लेयर ऑफ समथिंग लाइंग अंडर अनदर लेयर। तो ये लेयर की बात हो रही है, मतलब जो अपनी तो ज़मीन है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। जैसे आप देखेंगे खेतों में, तो जो टॉप मोस्ट जो लेयर है मिट्टी की, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। और अंदर जाएंगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और अंदर जाएंगे तो और फर्टिलिटी कम होती जाएगी। सो इस तरीके से स्पेशली सॉइल या रॉक की बात करते हैं इसमें सबस्ट्रेटम में, ठीक है। टोपोग्राफी का मतलब क्या है, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। जो जिस एरिया ऑफ लैंड की हम बात कर रहे हैं उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। जैसा कि मेन है उसकी पोजीशन क्या है, वो रिवर से कितना पास है या दूर है, माउंटेन है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें, ऑब्वियसली रिवर के जो आसपास की चीज़ें होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, वो जगह बहुत फर्टाइल होती है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे वगैरह वहाँ उगते हैं। मिनरल्स है, कैसे मिनरल्स हैं वहाँ पे, पीएच कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है, वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। अगला है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये भी आपस में, ऑल दीज काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स,
इकोसिस्टम यहाँ पे आगे बहुत टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम वगैरह भी आएगा। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल पहले देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है पॉन्ड यानी झील, लेक, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ओशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स है। सो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, इन एनी गिवन एरिया all living organisms regularly interact with each other and with the non-living physical surroundings to maintain a balance in nature। जैसे किसी की बात कर लो, जैसे किसी लेक की बात कर लो, ऑब्वियसली एक एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया लेक, जिसमें पानी है, फिशेज होंगी, क्रोकोडाइल हो सकते हैं, छोटी फिशेज होगी, बड़ी फिशेज होगी, प्लैंकटन होंगे, जू प्लैंकटन होंगे, एक्वाटिक प्लांट्स होंगे। तो वो सब क्या है, एक बैलेंस बना के रखते हैं, दे मेंटेन अ बैलेंस, जिससे क्या है कि वो सारे ही जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो आपस में जीवित रहें, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इन अ पर्टिकुलर एरिया की बात कर ले, जैसे झील है वो एक पर्टिकुलर एरिया होगा, डेजर्ट है वो एक पर्टिकुलर एरिया है, ग्रासलैंड है वो एक इकोसिस्टम है। सो ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स है। सो इन एनी गिवन एरिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एल्गे हो, फंगाई हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो वो क्या है, दे रेगुलरली इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स ऑल्सो, तो नॉन लिविंग सराउंडिंग जो है फिजिकल सराउंडिंग, उससे भी उनका इंटरेक्शन रहता है। सो ऑल दीज, तो यहाँ पे कंक्लूजन है, ऑल दीज इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। अब जो इस इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स में हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे है टॉपिक एंड सब टॉपिक्स, टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे आ जाते हैं। देखिए, सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, सो इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो नेचर पे डिपेंड करेगा, क्लासिफाई करेंगे नेचर के अकॉर्डिंग, तो इट कुड बी नेचुरल, इट कुड बी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इट कुड बी टेम्परेरी और परमानेंट इकोसिस्टम। साइज के अकॉर्डिंग इट कुड बी स्मॉल और लार्ज इकोसिस्टम, ठीक है। सबसे पहला है नेचुरल या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो ब्रॉडली क्लासिफाइड नेचुरल, आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, पहला है एक्वाटिक और दूसरा है टेरेस्ट्रियल। नाम से समझ में आ रहा है एक्वाटिक, AQUA, एक्वा मतलब पानी। सो जो पानी से रिलेटेड है वो, और सब पार्ट है इसमें एक्वाटिक में, फ्रेश वाटर वाले या मराइन वाटर वाले। मराइन में ऑब्वियसली खारा पानी है ना, जैसे ओशन वगैरह आ जाता है, वो इसमें आएगा। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन वाला है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है। ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे ज़्यादातर घास पाई जाती है, ठीक है। फ्रेश वाटर में लोटेक, लैंटिक और वेटलैंड, ये 3 इसमें क्लासिफिकेशन है। मैराइन में या मैरिन में कोस्टल एरियाज, अपवेलिंग रीजन और ओपन ओशंस एग्जाम्पल इसके, ठीक है। अब थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में। सो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो फ्रेश वाटर वाले हैं वो लोटिक हो सकता है, लैंटिक, वेटलैंड्स। व्हाट इज लोटिक? एनी काइंड ऑफ मूविंग वाटर। तो ये जो मूविंग वाटर है, जो या चलता पानी है, बहता पानी है, वो लोटिक के अंदर आता है। तो सच एज क्रीक, ब्रूक, रिवर, स्प्रिंग, चैनल, स्ट्रीम, तो ये सारे ही लोटिक में आते हैं। लैंटिक, इट एंटेल्स अ बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, यानी रुका हुआ पानी है, स्टैंडिंग वाटर है और वो फ्रेश पानी है, मतलब मीठा पानी है, ठीक है। तो इसी लैंटिक में आता है, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम डिचेस, सीप्स, पॉन्ड्स, सीजनल पूल्स, बेसिन, मार्शेस एंड लेक्स, ठीक है। वेटलैंड्स क्या होता है? इकोसिस्टम्स वेयर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट्स मीट, यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक जहाँ ये मीट करते हैं उस रीजन को वेटलैंड्स बोलते हैं। ग्रासलैंड आपको पता है, वेयर एरिया वेयर वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस, यानी ग्रासेस ही ज़्यादा हो वहाँ पे, एंड अदर हर्बेशियस प्लांट्स देन, ठीक है, नॉन वुडी प्लांट्स है ये ज़्यादा हो, ठीक है। डेजर्ट आप जानते हैं मरुस्थल, फॉरेस्ट आप जानते हैं जंगल। कुछ फिगर से देख के आप आराम से समझ सकते हैं। लोटिक जो बहता पानी बोला था मैंने इस तरीके से। लेंटिक में जो रुका हुआ पानी है, जो खारा नहीं है, जैसे लेक हो गई, बोग, पॉन्ड, बोग, ये मार्श हो गया, स्वैम्प हो गया, ठीक है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, आई होप सो। वेटलैंड्स, ये मैंने बताया था जहाँ पे एक्वाटिक और है ना जो लैंड है टेरेस्ट्रियल ये मीट करते हैं, तो वेटलैंड इस तरीके से होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नाम से पता लग रहा है जो कृत्रिम हो, और आर्टिफिशियल हमेशा मैन मेड ही होगा, क्योंकि मैन के अलावा कोई अर्थ पे ऐसा एनिमल नहीं है जो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करे। सो आर्टिफिशियल में मैन मेड ही होगा। सो दीज आर मेंटेन्ड बाय मैन एंड हेंस आर ऑल्सो टर्म्ड
टर्म्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, इजी है. सो हियर मैन मेंटेन्स और डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन. तो वही है जो है ना, सारी चीज़ें ही मैन ही कर रहा है, आदमी कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है, डिस्टर्ब भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ऑब्वियसली. सो इसके एग्जांपल है गार्डन, छोटा सा गार्डन है वो इंसान ही बनाता है अपने हिसाब से. एक्वेरियम वो खुद बनाता है जिसमें फिशेस वगैरह रखता है. क्रॉपलैंड है, खेती जहाँ करता है. ऑर्चर्ड्स होता है जहाँ पे पेड़ों की खेती होती है, यानी जहाँ फ्रूट्स वगैरह हो, ठीक है. सो ठीक है, ईजी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला है टेम्परेरी एंड परमानेंट इकोसिस्टम. नाम से पता लग रहा है दे आर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन. तो टेम्परेरी जो थोड़े समय के लिए है इकोसिस्टम. सो दीज आर शॉर्ट लिव्ड इकोसिस्टम्स विच मे बी नेचुरल और मैन मेड, ठीक है. सो ये शॉर्ट लिव्ड वाले हैं, शॉर्ट लाइफ वाले हैं इकोसिस्टम. रेन फेड पॉन्ड, जैसे बारिश आई, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ छोटा सा तालाब सा हो गया, ठीक है. तो ये रेन फेड पॉन्ड हो गया. वहाँ पे आप देखेंगे कि मेंढक आ गए हैं, छोटी छोटी मछलियाँ जैसे एक वो आ गए, है ना, और थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे मच्छर पैदा हो गया. तो एक छोटा सा एक इकोसिस्टम सा बन गया. अगला है लेबोरेटरी कल्चर ऑफ प्रोटोजोन्स, यानी लेबोरेटरी में आप प्रोटोजोन्स जो हैं उनको आप उनका कल्चर कर रहे हैं, उनको है ना कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा बढ़ें, ठीक है. फिर उन पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे लेबोरेटरी में. तो ये वाली चीज़ें, तो ये दोनों क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है, ठीक है. परमानेंट यानी जो कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबे समय के लिए हों, ठीक है. सो जैसे लेक है, ये काफ़ी सालों तक हो सकती है. फॉरेस्ट है, ये सेंचुरीज़ के लिए रहती है. डेजर्ट है, ये भी सेंचुरीज़ के लिए. तो ये लॉन्ग टर्म है इकोसिस्टम, तो ये परमानेंट वालों में आता है. सो दीज आर, तो ये इतने लंबे समय तक कैसे रहते हैं भाई इकोसिस्टम, बिकॉज दीज आर सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम्स दैट मेंटेन देमसेल्व्स फॉर रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन. बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से समझिए. सो रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्यों रहता है, क्योंकि सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम है. प्रकृति ने, भगवान ने प्रकृति को इस तरीके से बनाया कि सेल्फ सपोर्ट करे एंड मेंटेन्स देमसेल्व्स, वो खुद ही मेंटेन कर लेता है. किसी इंसान को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. प्रकृति ने इतना बढ़िया खुद को बनाया, वो सेल्फ सपोर्टिंग है, अपने आप ही वो लंबे समय तक वैसा चलता है. फॉर एग्जाम्पल लेक है या झील है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. उसमें फाइटोप्लैंक्टन होंगे, ठीक है, जो रेडिएशंस आ रही है, सोलर रेज है, उससे है ना खुद का खाना खुद बना रही है, ठीक है. प्लांट्स की तरह वो फाइटोप्लैंक्टन है. फिर उसको खाने वाला जू प्लैंक्टन है, फिर उसको खाने वाले छोटी फिशेज़ है, फिर उसको खाने बड़ी फिशेज़ है, ठीक है. तो वो एक छोटा सा एक यहाँ पे लाइफ साइकिल से चल गया और वो आराम से चल रहा है अपना, ठीक है. सो इस तरीके से ये सेल्फ सपोर्टिंग है, उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. ऐसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जंगल है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फिर उसमें हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, फिर उसके ऊपर कार्निवोरस है, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्शियरी कार्निवोरस. तो वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे प्रॉपर सब सेल्फ सपोर्टिंग है, वहाँ पे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो चलता रहेगा अपने आप, ठीक है. तो इसलिए परमानेंट सिस्टम इकोसिस्टम क्यों होता है, क्योंकि सेल्फ सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, स्मॉल और लार्ज इकोसिस्टम. तो स्मॉल को हम माइक्रो इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं. जैसे एक फ्लावर पॉट है, ठीक है, छोटा सा फ्लावर पॉट है, वो भी एक इकोसिस्टम है. आप उसमें देखेंगे एक छोटा सा प्लांट होगा, उसमें फ्लावर लग रहा होगा, है ना, वो आराम से बढ़ रहा है, पनप रहा है. मिट्टी में देखेंगे खोद के, तो वहाँ पे आपको हो सकता है एक दो केंचुए दिख जाएँ, ठीक है. और है ना, और भी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे कुछ आपको बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑफ डिगे मिल जाएंगे, ठीक है. तो इसमें एक छोटा सा वो इकोसिस्टम है, उसमें हो सकता है कभी कोई कीड़ा वगैरह लग गया तो वो भी एक तरह का हर्बीवोरस एनिमल हो गया, ठीक है. सो ये चीज़ें हैं. अगला है वाटर इन ए डिश. तो वो एक छोटा सा है, वाटर इन एक डिश में आप पानी रख के बाहर रख दो कुछ समय के लिए, देखेंगे आप उसमें कीड़े है ना, वो मच्छर लग जाएंगे, तो है ना मच्छर ने अंडे दे दिए होंगे, है ना. सो वो जो है ये भी एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया. एंड असाइड अंडर स्टोन, आप गार्डन वगैरह में जाएंगे, कहीं खेतों में जाएंगे तो मोटा सा कोई पत्थर होगा, उसको हटा के देखना, उसके नीचे आपको कीड़े वगैरह दिखेंगे, दीमक दिखेगी, तो वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है. सो इट कैन वेरी फ्रॉम स्मॉलर साइज टू लार्जर साइज. तो लार्ज इकोसिस्टम में वेरी लार्ज भी हो सकते हैं, तो इसे मैक्रो इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है. जैसे ओशन है तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है. एक फॉरेस्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है. डेजर्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है. सो इट कुड बी स्मॉल, इट कुड बी वेरी लार्ज ऑल्सो, ठीक है. अगला है कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक. सो एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए और बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है. सो एबायोटिक को और थोड़ा सा एलैबोरेट कर रखा है. कैन बी क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है जो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये वाटर में मिलते हैं, सॉइल में, एयर में। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस नाम से पता लग रहा है ऑर्गन से बना है। ऑर्गेनिक ऑर्गन किसके होते हैं, लिविंग थिंग्स के ऑर्गन होते हैं ऑब्वियसली। तो प्लांट के कुछ ऑर्गन्स है, तना है, पत्तियां हैं, जड़ें हैं, तो वो ऑर्गन हो गए, है ना। कोई जानवर है तो उसके पैर, हाथ, आँख, नाक, वो सब उसके ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, सो दीज आर प्रेजेंट इन लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर कोई जीव मर गया है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और जिंदा है तो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में क्या क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर, ऑब्वियसली नॉन लिविंग में क्लाइमेट फैक्टर भी हो सकते हैं। लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, सबस्ट्रेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। बायोटेक कंपोनेंट्स, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम फॉर्म द बायोटेक कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली, ठीक है। सारे जीव जंतु हैं वो सारे बायोटेक हो गए। सो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द ऑर्गेनिजम्स अकरिंग इन एन इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज बिलो। सो वो किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं इन 3 पार्ट्स में। सो इट कुड बी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो किसी और का कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये कहिए, ये कहिए, ये कहिए, एक ही बात है। सो दीज इंक्लूड और ऑल ग्रीन प्लांट्स, और वी कैन से ब्लू ग्रीन एल्गे हो सकता है, जिससे सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ये भी होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। मेरे फेवरेट ये फाइटोप्लैंक्टन है जो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा ठीक है। सो ग्रीन प्लांट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे लाइफ प्रोसेस में कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में ये ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और खुद के लिए खाना बनाते हैं, ग्लूकोज। ऑब्वियसली जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स के लिए एक बेसिक ऑर्गेनिक जो फूड है वो ग्लूकोज है। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इससे बन सकते हैं, जो कि है स्टार्च बन सकता है, इससे प्रोटीन बना सकता है, लिपिड्स बन सकते हैं। तो ये सारे जो प्लांट है वो कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च आप है ना चावल खाते होंगे, चावल में स्टार्च होता है। प्रोटीन जो है ना फूड है, जो दालें वगैरह है, पल्सेस है, उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ वो ग्लूकोज है, इससे और भी चीज़ें प्लांट बनाता है, ठीक है। सो ये जो प्लांट हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, दे ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस, इनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि आप जानते हैं। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स constituted the food not only for the autotrophs but also for the heterotrophs. सो एक्चुअली ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि जो धरती पे जीवन है सबसे पहले उसने ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर से। अगर प्रोड्यूसर ना हो तो बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे मर जाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं है, मेन प्रोड्यूसर ही है, ठीक है। सो एक्चुअली यही चीज़ कह रहा है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फूड नॉट ओनली फॉर द ऑटोट्रॉफ्स, खुद के लिए ही नहीं बना रहे, और भी जो जीव जंतु है जो इन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड है, उनके लिए भी ये खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, तो मैंने इसीलिए पहले एलेबोरेट नहीं किया। देखिए, आप देखते हैं काई जो जम जाती है ना, नदी के आसपास देखेंगे, या जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ आप देखेंगे, स्विमिंग पूल के पास देखेंगे, तो ये क्या है, ये एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गे कह सकते हैं या सियानोबैक्टीरिया कह सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक तरह का प्रोड्यूसर है जो सनलाइट से खुद का खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन मैंने बताया था मेरा फेवरेट है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, फाइटो मीन्स प्लांट और प्लैंक्टन मीन मेड टू वॉन्डर और ड्रिफ्ट। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिख सकता है, नेकेड आई से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिख सकता है। तो ये बहुत ही छोटे हैं। और यहाँ पे ड्रिफ्ट क्यों लिखा है, ड्रिफ्ट का मतलब है कि ये बहते पानी के साथ ही, ऑब्वियसली पानी में होते हैं, बहते पानी के साथ ये धीरे धीरे बह जाएं, ठीक है। इनके कुछ जो भी हाथ पैर हमें दिख रहे हैं ये इससे स्विम नहीं कर सकते, है ना, तो वो बहते पानी के साथ बह जाते हैं, जहाँ पानी की बहाव जा रहा है वो उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें ड्रिफ्ट कहा जाता है।
ये अपनी मर्जी से कहीं मूव नहीं कर सकते। सो दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटरी एनवायरनमेंट बोथ सॉल्टी एंड फ्रेश। तो फ्रेश वाटर है, जैसे कोई झील है वगैरह है, वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे आपको, और सॉल्टी यानी ओशन है जहाँ पे बहुत खारा पानी है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। आपको सब जगह ये एक्वाटिक जो भी इकोसिस्टम है उसमें सब जगह आपको मिल जाएगा। लेटेक लॉन्टेक जो भी हमने देखे थे सब जगह आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन एक तरीके से एक्वाटिक प्लांट्स हैं। सो एक्वाटिक प्लांट बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे जो ड्रिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसमें भी ये फोटोसिंथेसिस से ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फाउंडेशन ऑफ द एक्वाटिक फूड वेब। कितनी बड़ी बात कही है, इसमें क्या लिखा है, फाउंडेशन है, ये बेसिक चीज़ है जो एक्वाटिक फूड वेब है ना। फूड वेब हम आगे पढ़ेंगे तो उसका फाउंडेशन है। अगर ये नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, तो आपको ना तो कोई मछली दिखेगी ना ऑक्टोपस दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक जूप्लैंक्टन टू मल्टी टन व्हेल शार्क मंट्रा रे। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये किसका भोजन है, ये भोजन किसका है, जूप्लैंक्टन। छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है एक एनिमल जूप्लैंक्टन, वो भी इसको खाता है, या बड़े से बड़ा मल्टी टन व्हेल शार्क है या मंटा रे है, वो भी इसको खाती है, ठीक है। सो एक्चुअली बेसिकली तो क्या होता है कि ये तो एक्सेप्शनल केस है कि भाई छोटा भी खा रहा है, बड़ा भी खा रहा है, सभी खा रहे हैं। तो ये एक्चुअली बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ओशन है, लेक है, सब कोई भी ऐसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है, उसमें सबसे पहले ये फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, इससे इसके साथ ही है जूप्लैंक्टन, है ना, यानी जू यानी एनिमल, तो ये इसको खाता है, ठीक है। जूप्लैंक्टन ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, वो इनको खाते हैं। फिर जूप्लैंक्टन को छोटी फिश खाती है, फिर छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है, बड़ी फिश को और बड़ी फिश खाती है, ठीक है। सो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक है ना, ये एक्वाटिक प्लांट्स की तरह एक्ट करता है, बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है बच्चे, समझ गए। अब थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, देखेंगे। तो इसको खाने वाले कौन कौन है, देखिए, इतनी बड़ी व्हेल शार्क, ये जो एक्सेप्शनल केस है, इतनी बड़ी व्हेल शार्क बोलते हैं इसको। सो ये भी सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को ही खाती है, क्योंकि इसमें देखिए कोई टीथ ही नहीं दिख रहे हमें, है ना। क्योंकि ये इट इज़ एक्चुअली अ फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर है, क्योंकि ये मूव होती चलती है, जैसे ये है ना समुद्र में चल रही है, तो चलते चलते अपना मुंह खोले रखती है, जिससे क्या है कि इसके मुंह से होते हुए जितना भी पानी जाता रहता है उसमें जितने भी फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, उन्हें खाती रहती है, ये फिल्टर आउट करके वही इसका भोजन है, ठीक है। अब देखिए इसने मुंह बंद कर लिया, कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। अगला है मंटारे। मंटारे भी बिल्कुल वैसी चीज़ है, बड़ी सारी फिश है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो जू प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, उन पे डिपेंड करती है, उन्हीं को खाती है। ये भी एक तरह की फिल्टर फीडर है। ये फन फैक्ट है, क्योंकि जब हम रियल लाइफ से इसको जोड़ के हम जब पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, इसलिए मैंने इमेजेस डाली। देखिए मंटारे ये भी है, कितनी अच्छी लग रही है, शानदार। चलिए ये देखिए, ये ब्लूम इन ओशन फ्रॉम नियर न्यूजीलैंड सैटेलाइट इमेज। तो ये एक सैटेलाइट इमेज है, न्यूजीलैंड तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड के, साउथ आइलैंड है, और इसके बाजू में जो ये सी है, ये सैटेलाइट से इमेज ली गई। इसमें जो ये भंवर से नज़र आ रहे हैं, जो डिफरेंट वाइट ब्लूइश कलर, हमें लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है, यही है एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो कितनी ताज्जुब करने वाली चीज़ है, क्या प्रकृति ने चीज़ बनाई, क्या भगवान ने चीज़ बनाई, देखिए आप कितना खूबसूरत है ये। सो ये ब्लूम क्या चीज़ है, ब्लूम क्या चीज़ है, व्हेन कंडीशंस आर राइट फाइटोप्लैंक्टन्स पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, फेनोमेनन नोन एज ब्लूम। तो ब्लूम एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन एक्सप्लोजिव, धमाकेदार तरीके से वो बढ़ता है, ग्रो करता है, जब कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होती है। तो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि सैटेलाइट से भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है इस जगह। सो ब्लूम इन द ओशन में कवर हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। तो हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, देखिए यहाँ पे स्केल भी है 25 किलोमीटर, इतना से 25 है, तो ये कुछ सैकड़ों किलोमीटर्स जितने में फैला हुआ है, एंड आर इजीली विजिबल इन द सैटेलाइट इमेजेस, है ना। एंड दिस ब्लूम में लास्ट सेवरल वीक्स, और कई हफ्तों के लिए ये हमें ऐसा दिखाई दे सकता है। बट द लाइफ स्पैन ऑफ एनी इंडिविजुअल फाइटोप्लैंक्टन इज रेयरली मोर देन अ फ्यू डेज।
ठीक है। तो मुश्किल से ही कुछ दिन तक ये जी पाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन की खुद की लाइफ इतनी कम होती है क्योंकि कि ऑब्वियसली ये ग्रो करते करते खुद को और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये और सेल डिवाइड होके इनके जो डॉटर सेल्स है वो बन जाते हैं, तो खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है उनके, और जो डॉटर सेल्स है उनमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। चलिए, सो हमने अभी तक पढ़ा सिर्फ प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। अब प्लांट्स को कौन खाएगा? प्लांट्स को फॉर एग्जांपल ग्रासहोपर खाएगा, है ना, गाय भैंस खाएंगे, फिर उनको कोई ना कोई और खाएगा, फिर उनको कोई ना कोई और खाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, ग्रासहोपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक, ठीक है। तो ये एक तरह की फूड चेन हमने बता दी है, ठीक है। सो कंज्यूमर्स हैं, सारे ही कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर के अलावा जितने भी एनिमल्स बच गए वो सारे ही कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें कुल मिला के हेटेरोट्रॉफ्स हम कह सकते हैं। सो दीज आर मेनली द एनिमल्स, they are unable to synthesize their food, therefore they utilize materials and energy stored by producers, plants. So इन्हें एक ऑर्डर है इसमें, इनके जो नाम है वो ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस, प्राइमरी कंज्यूमर ये है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो इन पे डिपेंड है वो है फ्रॉग एग्जाम्पल, टर्शरी कंज्यूमर जो इस पे डिपेंड करता है यहाँ पे है जैसे स्नेक, और क्वार्टरनरी कंज्यूमर वो है जो इन पे डिपेंड करता है जो कि है यहाँ पे हॉक, ठीक है। सो ये सारे ही कंज्यूमर्स है। प्राइमरी के बाद आएगा सेकेंडरी यानी 1 2 3 यानी टर्शरी, थर्ड ऑर्डर कह लीजिए आप, क्वार्टरनरी यानी 4 ऑर्डर कर लीजिए। तो वही चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है। और फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हमेशा क्या होंगे? हर्बीवोरस, ठीक है। प्लांट को खाने वाले सबसे पहले नंबर पे कौन से एनिमल कहलाएंगे? वो हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को खाने वाला हमेशा वो क्या होगा? मांसाहारी होगा। कार्निवोरस, तो कार्निवोरस पहला प्राइमरी, और प्राइमरी को खाने वाला सेकेंडरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस को खाने वाला टॉप कार्निवोरस या टर्शरी कार्निवोरस कह सकते हैं आप, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रासहोपर को खाएगा फ्रॉग, को खाएगा स्नेक, को खाएगा ईगल, ठीक है। ऐसे ही आप एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखें, ठीक है, झील में, ओशन में, तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला है जू प्लैंक्टन, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। जू प्लैंक्टन को खाने वाला है स्मॉल कार्निवोरस फिश, स्मॉल कार्निवोरस को खाने वाला बिगर कार्निवोरस फिश, और इसको खाने वाला वेल है या कोई शार्क है या कोई क्रोकोडाइल है, ठीक है। अगला है एक और एग्जांपल रैबिट, रैबिट को खाने वाली कैट, इसको खाने वाला वुल्फ, वुल्फ को खाने वाला टाइगर या लायन, ठीक है बच्चों, इजी है। चलिए, कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो ये तो जनरली आ ही सकता है, इसलिए मैंने बनाया टेबल प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर ये जितने भी प्लांट्स है, फाइटोप्लैंक्टन है, वो यहाँ आ जाएंगे, जितने भी हर्बीवर्स कार्निवर्स है वो सब यहाँ आ जाएंगे। सो डिफरेंस है, दे आर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स, दे आर कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स। दे आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस से दे आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ठीक है। दे पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि है क्लोरोफिल, दे डू नॉट पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, इनमें नहीं होता है। दे ट्रैप सोलर एनर्जी, तो एक्चुअली ये एनर्जी कहाँ से आती है? हाँ, ये सोलर एनर्जी ही है जिसको वो ट्रैप करता है और कन्वर्ट किस में कर देता है? ग्लूकोज में, जो कि है केमिकल एनर्जी, ठीक है। एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, हाँ, एंड केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड। ऑब्वियसली वो जो खाना खाते हैं उस खाने में जो भी चीज़ें वो एज अ केमिकल एनर्जी एक्ट करता है। प्रोड्यूसर में दे ऑब्टेन इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन करता है जो कि आ जाएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियसली हम जो हैं हम भी एक तरह से हर्बीवोरस हैं, कुछ लोग कार्निवोरस भी होंगे या कोई ओमनीवोरस भी होगा जो दोनों ही नॉन वेज और वेज खाते होंगे, ठीक है। सो हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन डायरेक्ट हम ऑर्गेनिक मैटर ही खाते हैं, है ना। कोई रोटी चावल जो भी हम खाते हैं, है ना, नॉन वेज खाते हैं, वो सब ऑर्गेनिक ही तो है, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड एज फूड। सो दे यूजुअली ऐड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। कितने अच्छे लोग हैं प्रोड्यूसर्स, ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में देते हैं ताकि हम उसे एब्जॉर्ब कर सकें। और हम कैसे लोग हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में। सो दीज इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फाइटोप्लैंक्टन। और इसमें कौन आएगा? जू प्लैंक्टन, बैक्टीरिया, फंगी ऑफ डिके एक्सेट्रा, ये सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है बच्चों। दे कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हाँ ठीक है, दे बिलोंग टू सेकंड एंड हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डीकम्पोजर्स, तो पहला हमने पढ़ लिया प्रोड्यूसर्स, फिर हमने पढ़ लिया कंज्यूमर्स और आखिरी है डीकम्पोजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये देखिए ये करते हैं, कोई भी डेड एनिमल या प्लांट है उसको वो डीकम्पोज कर देते हैं, उसका अस्तित्व मिटा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलना बहुत ज़रूरी है, बोलते भी हैं कि आखिर में मिट्टी में ही मिलना है, तो ये मिट्टी में ही मिला देते हैं। मिट्टी में क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, तो हम क्या हैं, हम ऑर्गेनिक मैटर हैं। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर में से है ना, हमने पूरी ज़िंदगी में जो भी कैल्शियम, विटामिन, अल्लम गल्लम, फास्फोरस जो भी खाया, जो भी न्यूट्रिशन हमारे पास है वो वापस धरती में मिला देते हैं। वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके, उन सभी को इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके वो मिट्टी में मिला देते हैं और वो फर्टाइल हो जाती है ज़मीन, और फिर वहाँ पे वापस से पेड़ पौधे वगैरह वापस से पनप सकते हैं, उसका यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डीकम्पोज़र कितना बढ़िया काम करते हैं। अगर डीकम्पोज़र ना हो पृथ्वी पे तो क्या होगा, हर जगह लाशें ही लाशें आपको दिखेगी, वो डीकम्पोज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए। सो दीज इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑफ डिके, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, यही आपको लिखना है डीकम्पोजर में। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट, तो डेड प्लांट एंड एनिमल्स है वो भी इनका फूड है, और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इनका फूड है। ठीक है, वेस्ट में कुछ भी आ सकता है, जैसे हमने कोई है ना फ्रूट खाया, कोई वेजिटेबल खाया, उसके छिलके हैं, कुछ भी है, वो सब वेस्ट आ गया। ठीक है, so what they do, they degrade the remains of the plant and animals and waste organic matter into what, into simple small organic molecules which they utilize themselves and into inorganic substances। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो करेगा वो ये कंज्यूम कर लेते हैं, और जो इनऑर्गेनिक है वो सारे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं फॉर फ्री यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोड्यूसर्स, ताकि प्लांट वगैरह उसमें से न्यूट्रिशन लेके और अपने फलों में वो न्यूट्रिशन डाल सकें। ठीक है बच्चों, सो दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू लाइफ इन द बायोस्फीयर, तो एनवायरनमेंट में, बायोस्फीयर में इतने सारे न्यूट्रिशन वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डालेंगे ताकि वो और नए पेड़ पौधे उनमें से पनप सकें, उग सकें, और उनको खा के हर्बीवोरस फिर और कार्निवोरस एनिमल्स, तो ये पूरा चक्र चलता रहे। ठीक है, सो दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट देम ऑल लाइफ विल अल्टीमेटली सीज टू एग्जिस्ट एज dead remains of plants and animals। Decomposers are the final और last part of the food chain, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि आपसे पूछे फूड चेन का लास्ट पार्ट क्या है या फूड चेन का फाइनल पार्ट क्या है, तो आपको लिखना है डीकम्पोजर्स। ठीक है, फूड चेन क्या होता है अभी आ जाएगा आगे। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। फन फैक्ट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में कहीं पे भी अचानक से आ जाता है, बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ओमनीवरस बोल लो या डबल कंज्यूमर को बोल लो, एक ही बात है। तो ये वो एनिमल हैं जो हर्बीवरस की तरह भी एक्ट करते हैं और कार्निवरस की तरह भी एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इंसान, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो और भी एनिमल्स हो सकते हैं, क्रो है, बियर है, डॉग है, कैट है। ठीक है, बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है, सो दीज आर ऑल्सो कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स, these live on or inside the body of other organisms to obtain their food। जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में है ना, सर में क्या होता था, है ना, वो क्या बोलते हैं, सर में जू लग जाती थी, है ना, जुएँ हो गई बालों में, तो वो क्या है, वो भी एक तरह के पैरासाइट है, बिकॉज दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, समझ गए आप, सिंपल सा एग्जाम्पल समझ गए। ठीक है, सो इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरियम है, प्रोटोजोन है, लीवर फ्लूक है, टेप वॉर्म है, बेड बग है, राउंड वॉर्म है, लाइस है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या बॉडी में है ना जीते हैं, और उसको एज अ होस्ट, यानी हम होस्ट हैं और वो गेस्ट हैं। ठीक है, अगला है डेट्रिटिवोरस या स्केवेंजर्स। स्केवेंजर नाम आते हैं आपको दिमाग में आ जाता है वल्चर। सो दीज आर ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थफॉर्म हो सकता है, मिलीपीट हो सकता है, टर्माइट यानी दीमक हो सकता है, वल्चर हो सकता है, विच फीड ऑन डेट्रिटस। डेट्रिटस यानी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस पे डिपेंड करते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, स्मॉलर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, टेरेटिवोरस, दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम पढ़ चुके हैं। डीकम्पोजर्स क्या होता है ना, कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है। सो डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डीकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डीकम्पोजर की होड़ कोई नहीं कर सकता, बहुत ज़रूरी है, ये डेड रिमेन्स को डीकम्पोज करता है। ठीक है,
एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एग्जाम्पल है गार्डन, ठीक है। बाकी तो हमने देख लिया, ओशन भी हो सकता है, पॉन्ड, लेक, ठीक है, फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा। सो गार्डन एक छोटा सा इकोसिस्टम है, इसमें हम जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हमें प्लांट्स दिखेंगे, जैसे ग्रास है, फ्लावर वाले प्लांट्स है, ट्रीज़ है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। हमें एनिमल्स देख सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट है, बर्ड्स है, फ्रॉग देख सकते हैं, ये सारे कंज्यूमर्स हो गए। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, reproduction and other activities are influenced by abiotic components of ecosystem। so उस गार्डन में जो abiotic components हैं, यानी भाई माली ने पानी दिया नहीं दिया, पानी नहीं देगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, कई महीने हो जाएंगे, माली छुट्टी पे है या लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ की घास क्या है, सूखी हो जाएगी, जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पे जो हर्बीवोरस कीड़े हैं, इंसेक्ट है, वो भी मर जाएंगे। वहाँ पे पेड़ पक्षी वहाँ पे पक्षी आना भी बंद कर देंगे। तो ये सारे क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं आपस में भी और एबायोटिक कंपोनेंट्स पे भी, ठीक है बच्चों। डीकम्पोजर्स, तो डीकम्पोजर नाम आते ही मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑफ डिके, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। सो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ऑब्वियसली ये सॉइल में होते हैं। सो आप आंखों से देखेंगे, नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा तभी आपको देखेंगे। तो सॉइल को आप खोदेंगे तो उसमें मिलेंगे। दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल बैक टू द एनवायरनमेंट, ये रॉ मटेरियल को बैक एनवायरनमेंट में वापस दे देते हैं बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डिकेइंग मैटर ऑफ देयर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इजी है ना। चलिए, फूड चेन, तो ये आपको दिख रहा है सिंपल सा, ये एक फूड चेन है। ग्रास ने क्या किया, प्रोड्यूस किया खाना, ऑर्गेनिक मैटर, इसको खाया ग्रासहॉपर ने, इसको खाया फ्रॉग ने, इसको खाया स्नेक ने, इसको खाया हॉक ने, है ना। तो भैया ये बन गया फूड चेन, ठीक है, यही फूड चेन है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। 10% लॉ क्या होता है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ये देखेंगे, लेंथ ऑफ फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट फूड चेन, ठीक है। सो द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स involving transfer of food energy from the producers through a series of organisms with repeated eating and being eaten is called food chain। क्या समझ में आया, ठीक है। सो वही है, ऑटोट्रॉफ जो है प्रोड्यूसर्स, उसको खाया हर्बीवोरस ने, इसको खाया प्राइमरी कार्निवोरस ने, सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्शियरी कार्निवोरस, और इन सभी की मृत्यु होने पे डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया। जो डिकिंग प्रोडक्ट है या इनका जो एक्सक्रीशन है, इनकी जो पॉटी है, उसको सब डिकम्पोजर ने रॉ मटेरियल में मिला दिया, सॉइल में मिला दिया और ऑटोट्रॉफ को दे दिया, ये लीजिए भाई प्रोड्यूसर्स, बनाओ और बनाओ पेड़ पौधे। समझ गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन है, फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल यहाँ गया, ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ गया और फिर वापस इधर चला गया। फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी इधर ट्रांसफर हुई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इसके पास भी चले गई, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। जो ये जो देगा वो प्लांट को एनर्जी नहीं देगा, प्लांट को कौन एनर्जी देता है, सन देता है, ठीक है, ये नहीं दे पाता। ये तो इनऑर्गेनिक मटेरियल देखा, इनऑर्गेनिक मटेरियल ही लेगा ये, ऑर्गेनिक मैटर तो लेता ही नहीं है, ठीक है। सो फूड चेन में हमने क्या पढ़ा, द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वेयर व्हाट, वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इज गोइंग ऑन, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी हो रहा है थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी उसने कुछ खाया और उसको वो खुद भी खाया गया, इसने इसको खाया और खुद भी खाया गया, इसने इसको खाया खुद भी खाया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ईजी है। चलिए एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैसा भी बना लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। फ़ोटोज़ इसलिए दिखाइए ताकि आप इजीली बना सकें, इजीली समझ सकें, दिमाग में छप जाए, ठीक है। चलिए, सो आप एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आप ड्रॉ करें, आप सिर्फ कॉर्न लिखो, एरो बनाओ, रेट लिखो, एरो बनाओ, आउल लिखो, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे कैरेट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, ग्रास को ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को पाइथन ने, पाइथन को ईगल ने, कॉर्न को रेट ने खाया, रेट को आउल ने खाया, ठीक है, ठीक है। सो फूड चेन हमने देखा, 3 स्टेप वाला भी दिख रहा है, 4 स्टेप वाला भी दिख रहा है ना, 5 स्टेप वाला भी दिख रहा है, तो ये कैसे भी हो सकता है। दीज आर एक्चुअली ट्रॉफिक लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्या 5 से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, आगे देखेंगे क्यों, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन वही वापस से आ गए, 2 स्टेप वाले, 3 स्टेप वाले, 4 स्टेप, 5 स्टेप वाले, 4 स्टेप वाले, 4 स्टेप वाले, ठीक है। सो बेसिक लेवल पे है प्रोड्यूसर्स, फिर खाए कार्निवोर हार्बीवोरस ने, फिर खाया प्राइमरी कार्निवोरस, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस, ठीक है।
सो ग्रास को खाया डियर ने, डियर को सीधे ही डायरेक्ट टाइगर ने खा लिया, बीच में कुछ नहीं है, तो भाई ये 3 स्टेप वाले हो गए, है ना। प्लांट को एलिफेंट ने खाया तो ये 2 स्टेप वाला हो गया, ठीक है। सो ये कितने भी स्टेप, 2 स्टेप से लेके 5 स्टेप तक हो सकता है, 5 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। आगे देखेंगे क्यों, 10% लॉ आएगा, आ गया। सो 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलता है, देखो यहाँ पे देख लो एक बार, फिर हम उसको देख लेंगे, पिक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। 10% लॉ बोलता है कि ग्रास के पास कितनी एनर्जी है, प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, 200 किलो जूल। इसका 10% ही ग्रासोपर के पास जाएगा। ग्रासोपर ने खाया लेकिन 100% एनर्जी नहीं गई, सिर्फ 10% एनर्जी पहुंची इसके पास, बाकी सब चला गया, अनयूजेबल हीट। फिर फ्रॉग ने इसको खाया, इसका 10% इसके पास एनर्जी गया, बाकी सब गायब हो गया, अनयूजेबल हीट लॉस्ट हो गया। फिर इसको पाइथन ने खाया, इसका 10% 0.2 किलो जूल इसके पास आया, बाकी 90% कहाँ गया, लॉस हो गया। फिर इसको ईगल ने खाया, 0.02 किलो जूल ही इसके पास गया, बाकी सब कहाँ गया, लॉस हो गया। सिर्फ 0.02 किलो जूल, ग्रास पर तो हेल्दी होना चाहिए। सो कुल मिला के बहुत ही कम एनर्जी ईगल के पास गई, ठीक है। तो हमें इससे समझ में आ रहा है 10% लॉ यही कह रहा है कि जैसे भी 1 ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड से थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यानी जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनिमल इसको कंज्यूम करता है, प्रीवियस वाले ट्रॉफिक लेवल को कंज्यूम करता है, तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, 90% लॉस हो जाता है, ठीक है। और सिंस इसी वजह से 5th लेवल तक आते आते बहुत ही मामूली सा एनर्जी ही रह पाता है, इसलिए इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, 5 लेवल के बियॉन्ड नहीं जा सकता फूड चेन में, यहीं तक रहेगा सीमित, ठीक है, क्योंकि इतनी कम एनर्जी वाले को कुछ खा के कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो ये रीज़न है, ठीक है। एक डिफरेंट चीज़ है जो आप ध्यान रख लो, यहाँ 1% लिखा है, क्या मतलब कि सोलर रेडिएशन अगर 20,000 किलो जूल है तो उसका 1% ही ये कंज्यूम करता है ग्रास, जो कि 200 किलो जूल होता है, ठीक है। सो एनर्जी से रेज आ रही है, इसका 1% ही ग्रास कंज्यूम करता है, उसके आगे जितना भी चलेगा वो 10% है। और फूड चेन में ग्रास से प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है, सन उसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो इधर से इधर, इधर से इधर, यही फूड चेन में आएगा। ट्रॉफिक लेवल में ग्रास या प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगा। सो 10% एक बार देख लेते हैं एक्चुअली है क्या, वही चीज़ है, डेफिनेशन देख लेते हैं ध्यान से। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, during the transfer of organic food energy from one trophic level to the next higher trophic level, about 10% of the transferred energy is stored as flash। सिर्फ 10% जो उसने खाया उसका 10% एनर्जी ही कन्वर्ट होगी फ्लैश में, मास में या टिश्यूज़ में, 10%, बाकी सब लॉस हो जाएगा। सो द 90% जो लॉस हुआ ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, इसका क्या हुआ, ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में वो लॉस हो गया, अनयूजेबल हीट में लॉस हो गया, या लॉस टू द इनकम्प्लीट डाइजेशन बाय द हायर ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि वो पूरी तरह डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, उसमें लॉस हो गया, ठीक है। तो कंज्यूम सिर्फ वो एब्जॉर्ब 10% ही कर पाता है। और भी रीज़न देख लो 90% कहाँ लॉस हो गया। ऑर्गेनिजम्स डोंट नॉर्मली ईट एवरी पार्ट, हर पार्ट खा भी नहीं पाते ना, खा लेते हैं तो पचा नहीं पाते, जैसे स्केलेटन है, टीथ ऑफ एनिमल्स है, रूट्स ऑफ प्लांट्स है, हर चीज़ नहीं खा पाते। एवरीथिंग दे ईट मस्ट नॉट गेट एब्जॉर्ब और डाइजेस्टेड, और जो खाया सब कुछ भी नहीं पचता है। अनडाइजेस्टेड पार्ट क्या है, एडजस्ट हो जाता है, पॉटी में निकल जाता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब्ड इज रिलीज एज एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। और मेन जो रीज़न है वो ये है कि वो रेस्पिरेशन में ही लॉस हो जाता है। अब ये रेस्पिरेशन क्या है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो यानी प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा मैंने नहीं पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे आगे, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें ब्लड में हमारे जो ग्लूकोज है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एनर्जी में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन हम ज़्यादा से ज़्यादा लें और वो ऑक्सीजन यूज़ करके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इसी चीज़ को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। और इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, समझ गए। एंड दिस 10% लॉ वॉज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन इन 1942। और इसके और भी नाम है, इसका नाम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लांट एब्जॉर्ब ओनली 1% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ये आप जानते हैं, मैंने बता दिया। इन एवरी फूड चेन ट्रांसफर ऑफ फूड इज
यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब वन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए कि ग्रास को कौन खाएगा, ग्रासोपर, इसको कौन खाएगा, फ्रॉग, इसको कौन खाएगा, पाइथन। तो ये लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं हो सकता। पाइथन ईगल को नहीं खाएगा, फ्रॉग पाइथन को नहीं खाएगा, ग्रासोपर फ्रॉग को नहीं खाएगा। और ग्रास ओवर से एनर्जी कैसे गेन करेगा, तो उल्टा तो चल ही नहीं सकते, एक ही दिशा में चलेगा, इसलिए बोला यूनिडायरेक्शनल। अवेलेबल एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। पिछले लेवल पे जो था एनर्जी उसका 10% ही ट्रांसफ़र हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो इस तरीके से पिरामिड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, एनर्जी पिरामिड है। ठीक है, ये पिरामिड आगे और आएंगे, हम अच्छे से देखेंगे। पिरामिड में हमेशा नीचे वाला प्राइमरी प्रोड्यूसर ही होगा, वो प्रोड्यूसर ही होगा। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे और देखेंगे, ये तो देख ही लो। चलिए, सो लेंथ ऑफ फूड चेन ये मैं बता चुका हूँ। जो लेंथ है फूड चेन की वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एटमोस्ट 5 हो सकती है। 1 2 3 4 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही हो सकते हैं। 1 हमेशा प्रोड्यूसर का होगा, जैसे ग्रास या प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, कम भी हो सकता है, जनरली 2 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 एक्सेप्शनल केस है, 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। मैंने आपको बताया था 10% लॉ बोलता है, इधर से ऊपर गया 10%, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, तो इसके पास ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी पहुंची, इसको भी ऊपर कोई नहीं होगा। वही रीज़न है, यहाँ पे देख लीजिए। इन एन इकोसिस्टम डिफरेंट फूड चेन्स में हैव 2 3 4 और मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल्स ओनली। मैक्सिमम 5 लेवल क्यों भाई? बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच सक्सेसिव लेवल रिस्ट्रिक्ट्स स्टॉप्स द साइज ऑफ फूड चेन टू मैक्सिमम 4 और 5 स्टेप्स ओनली। ठीक है, तो यही रीज़न है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? लेट्स मूव। यस, ट्रॉफिक लेवल्स, तो जो हमने पिरामिड पढ़ा वही एक ट्रॉफिक लेवल बताता है। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स आ गए, देखिए पत्ते आ गए, प्लांट्स आ गए, वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहला कंज्यूमर हर्बीवोरस। सेकेंड नंबर पे सेकेंड कार्निवोरस। थर्ड नंबर पे टर्सरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है, एपेक्स प्रेडेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। और सभी को डेड होने पे डिकम्पोजर बैठा हुआ है डिकम्पोज करने के लिए, या फिर ये जो वेस्ट मटेरियल निकालेंगे, पॉटी करेंगे, ये भी डिकम्पोजर बैठा है डिकम्पोज करने के लिए। सबसे बढ़िया चीज़ ये नहीं होगा तो धरती का क्या होगा। चलिए, ट्रॉफिक लेवल हमने पढ़ लिया। सो द डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स इन फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर आर रेफर टू एज डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स है, डिस्टिंक्ट, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। These are different trophic levels. So the quantity of energy available in a food chain successively gets decreased at each trophic level. ये हमने देख लिया। As a result of waste of energy as unusable heat, क्योंकि वो unusable heat की फॉर्म में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। That's why maximum 5 trophic levels are there only. ठीक है बच्चों, ईजी है। Let's move on. Characteristics of food chain. फूड चेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अ फूड चेन इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन में देखें तो न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली वो खाना ही तो खा रहा है ना। हर्बीवोरस है ना, चारा खा रहा है, हर्बीवोरस को कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, तो फूड चेन है, इसलिए इसमें फूड चेन न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन है। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स है, सारे लिविंग बींग्स हैं। अ फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड प्रोसीड्स इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट हम दिखाते हैं, फूड चेन स्ट्रेट है, और प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन में एक ही लाइन की सीध में बनाते हैं हम, ऐसा फिगर बनाते हैं। ठीक है, सो इन अ फूड चेन देयर इज यूनि डायरेक्शनल फ्लो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड सब्सिक्वेंटली टू सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, है ना। यूजुअली देयर आर 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल, जनरली 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होती हैं, और मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर ओमनीवोरस, हमारे जैसे नॉन वेज वेज दोनों खिला दो, कुछ भी खिला दो। दे ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक पोजीशंस इन डिफरेंट फूड चेन। ऑब्वियसली फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। मेरे जैसा शाकाहारी हो तो भाई हर्बीवोरस तक ही सीमित है, कोई और हो नॉन वेजिटेरियन तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और चाइनीज़ होंगे, आप तो जानते हो, तो टॉप में जाएंगे, सबसे ऊपर, सब कुछ खिला दो उनको। सो एट ईच ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कह लो, लॉ ऑफ एंट्रोपी कह लो, या 10% लॉ ऑफ, बोलो एक ही बात है। चलिए, फूड वेब।
तो जो हमने पहले पढ़ा था फूड चेन, वो तो समझने के लिए था भाई, ऐसा फूड चेन होता है। असलियत में प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है प्रकृति को, फूड वेब बनाया है, जाल बना दिया भैया कि ग्रासों पर ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, तितली इस पौधे पे भी बैठ सकती है, इस पे भी बैठ सकती है ना, ये जो है वो इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, चिड़िया इस कीड़े को भी खा सकती है, इस कीड़े को भी खा सकती है, ईगल इस चिड़िया को भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, पाइथन इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है। तो ये वेब है बेटा, है ना, ये जंजाल है पूरा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। वेब बोल दिया था मतलब भगवान ने जैसा प्रकृति को बनाया वैसा ही, तो ये वेब है, जाल है। सो फूड वेब, खाने का वेब, ऑब्वियसली फूड वेब, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, फूड चेन का नेटवर्क है ये, विच बिकम्स इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे वो इंटरकनेक्टेड है, सो एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए लेट्स मूव। फूड वेब, तो फूड वेब में क्या बोला था हमने, पहले देखा था इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे इंटरकनेक्टेड है। कहीं पे तो ये है ना 5th ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है, कहीं पे ये 2nd पे आ रहा है ना। अगर ये डायरेक्ट ही 2nd पे, तो क्या आएगा, 3rd पे आएगा कम से कम। अगर ये मान लीजिए फ्रॉग को खा लिया तो 1, 2, 3 और 4, ये 4th ट्रॉफिक लेवल पे आ गया, है ना। और इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो 1, 2, 3, 4 और फिर 5, तो ये 5th नंबर पे आ गया। तो यही चीज़ ये कह रहा है, which interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connection among different organism। तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं इस तरीके से फूड वेब में, ठीक है। कभी ये 4 लेवल पे आ जाएगा, कभी 5th लेवल पे आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे इसके नेक्स्ट फिगर में अच्छे से बता रखा है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के एरोज है ये हर्बीवोरस को जा रहे हैं, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के जा रहे हैं ये वो हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस पे जा रहे हैं, जो कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। और रेडिश कलर से जो है वो 3rd नंबर पे है, जैसे आउल, है ना, प्लांट को एंट ने खाया, एंट को मेंटिस ने खाया, मेंटिस को आउल ने खाया, तो है ना 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर पे हॉक है भैया, ये रहा पर्पल कलर से 5 नंबर पे ये है, ठीक है। तो ये फूड वेब बन गया। चलिए लेट्स मूव। फूड वेब, आपको फिगर ऐसे नहीं बनाने हैं, ये आपको दिमाग में छप जाए इसलिए मैंने ऐसे फिगर डाले। आपको कैसा लिखना है, ऐसा सिंपल सरल तरीके से नाम लिख दीजिए, एरो बना दीजिए, ये बन गया फूड वेब। ग्रास को कैटरपिलर ने खाया, फिर बर्ड ने खाया, फिर स्नेक ने खाया, फिर ईगल ने खाया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ईजी है। लेट्स मूव ऑन। ये देख लीजिए, पॉज करके देख लेना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया फोटोज़ है। लेट्स मूव ऑन। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब। फूड वेब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अनलाइक फूड चेन, फूड चेन से अलग है इसमें क्या, फूड वेब आर नेवर स्टेट, ये कभी भी स्टेट नहीं है ना, ऑब्वियसली। इंस्टेड ईच फूड वेब इज फॉर्म्ड बाय इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, फूड चेन जो हमने पढ़े थे उनकी इंटरलिंकिंग हो गई यहाँ पे, तो फूड वेब बन गया है। अ फूड वेब प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, एज ए रिजल्ट इट मेक द इकोसिस्टम मोर स्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल दिया इसने, क्या बात कही है, वाह। समझो ध्यान से, क्या बोल रहा है, a food web provide what, it provide alternative pathways of food availability and it makes the ecosystem more stable। कहने का मतलब है रेट है, मान लीजिए वो इस पौधे को खा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इसकी प्रजाति ख़त्म हो गई तो ये विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये प्लांट नहीं रहा तो भाई ये दूसरा ऑप्शन देखेगा कि भाई इस पे जाके इसका ही खाना खा ले, इसके दाने खा ले, इसके बीज खा ले, कहीं और खा ले, कुछ और खा ले, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है ये स्टेबल रहता है, क्योंकि ये फूड वेब है। कोई भी एक जानवर सिर्फ एक ही जानवर पे डिपेंड नहीं है। जैसे सांप है, तो भाई ये बोला है मेरे को तो चिड़िया ही खानी है, तो भाई चिड़िया अगर एक पर्टिकुलर चिड़िया विलुप्त हो गई, मर गई, गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तो ये बोलेगा भाई कोई बात नहीं, मरूंगा थोड़ी ना, मैं इसे खा के काम चला लूँगा, मैं रेट को खा के काम चला लूँगा। इसी तरीके से ये फूड वेब है, ये ऑल्टरनेटिव पाथ बताता है। समझ गए बच्चों? ठीक है, वरना इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फूड वेब प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड, फूड के दूसरे रास्ते बताता है, हाँ, विच मेक द इकोसिस्टम मोर स्टेबल, इसीलिए इकोसिस्टम थोड़ा स्टेबल रहता है, मेक द इकोसिस्टम स्टेबल। समझ गए? सो नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड ग्रेटर ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ फूड अवेलेबिलिटी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। इसीलिए फॉरेस्ट है, ओशन है, डेजर्ट है, तो प्रकृति में जो इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम है,
वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि भगवान ने ऐसा बना दिया है, एनिमल्स अडेप्ट हो जाते हैं। देन मैन मेड इकोसिस्टम, इंसान क्या बनाएगा, भगवान ने जो बना दिया, इंसान थोड़ी ना हाँ कंपेयर कर सकता है खुद को भगवान से, ठीक है। सो मैन मेड इकोसिस्टम से बढ़िया नेचुरल इकोसिस्टम होता है, ये ज़्यादा ऑल्टरनेटिव पाथ अलाउ करता है। एक्वेरियम बना दिया तो उसमें उसको दाना डालना ही पड़ेगा, क्या करेगा, है ना। क्रॉप फील्ड बना दिया तो उसको भी गड़बड़ करता रहता है इंसान, छोड़ो। सो फूड वेब ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग और स्टॉपिंग द ओवर पॉपुलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या समझ में आया? ये कह रहा है कि फूड वेब एक और बढ़िया चीज़ करता है, क्या करता है, स्टॉप कर देता है, चेक यानी स्टॉप कर देता है ओवर पॉपुलेटेड स्पीशीज़ को। कोई प्लांट की मान लो ओवर पॉपुलेशन हो गई तो उस पे पनपने वाले प्लांट, उस प्लांट पे पनपने वाले हर्बीवोरस है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे क्या वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, वो प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाएंगे। कोई एनिमल है ना, एनिमल भी एक तरह के एनिमल बहुत ज़्यादा हो गए तो उसको खाने वाले कार्निवोरस भी बहुत ज़्यादा है ना, पनप जाएंगे, बन जाएंगे, तो उनको खा के वो उसको कंट्रोल कर देगा, है ना। इसका एक और एग्जांपल मैंने देखा था, जैसे आप देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक है, एनिमल प्लैनेट चैनल है, बढ़िया बढ़िया चैनल देखा करो, बायोलॉजी में और इंटरेस्ट आएगा, मेरी तरह देखा करो ठीक है। तो उसमें मैंने देखा था कि एक पर्टिकुलर मौसम में अंडे देने आते हैं, एक ओशन के पास में एक आइलैंड है, वहाँ पे अंडे देने आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ बहुत सारे एक जाति के प्रजाति के टर्टल्स बहुत सारे आते हैं, है ना, हजारों आते हैं। तो वो उस मौसम में उस पर्टिकुलर कुछ ही दिनों में बहुत सारे अंडे देके चले आते हैं। तो वो अंडे तो देके चले गए, है ना, रात में आते हैं अंडे देके चले गए, है ना, और मिट्टी में दबा के चले आते हैं। लेकिन जब वो कुछ समय बाद अचानक से वो सारे के सारे ही जो है अंडे से निकल के छोटे छोटे टर्टल बाहर, है ना, निकल के और समुद्र की तरफ जाते हैं। तो भाई अगर उनको कोई नहीं खाएगा तो आने वाले समय में तो पूरा ओशन उनसे भर जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो बहुत सारे अंडे देते हैं। सो वो ऐसा प्रकृति ने बनाया है सिस्टम के लाजवाब, क्या बताऊँ मैं। सो उसमें आया था एनिमल प्लैनेट में कि ओनली 1% ऑफ दीज एग्स विल कंटिन्यू टू लिव। सो उन्हें अगर 100 अंडे दिए तो उनमें से एक ही अंडा ऐसा होगा जिसमें से जो निकला है वही आगे जाके बड़ा होके ग्रो होके और एडल्ट बन पाएगा, बाकी सब छोटे छोटे होंगे तभी वो खा लेंगे। तो जैसे वो निकलते हैं वहाँ पे उस आइलैंड पे बहुत सारे वो कार्निवरस एनिमल आ जाते हैं, है ना, सीगल आ जाएगा और क्रैब आ जाएगा, जाने कौन कौन से एनिमल आ जाते हैं उनको खाने के लिए, जिससे क्या है उस स्पीशीज़ का ओवर पॉपुलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आ गया। तो फूड वेब इसीलिए तो बोला है। हाँ, अगर स्टेट चैनल जैसे फूड चेन में होता है वैसा चलते रहता तो क्यों, है ना, नहीं हो पाता। फूड वेब की वजह से ही ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो उन्हें खाना पसंद करते हैं, इसीलिए ये ओवर पॉपुलेट नहीं हो पाया। ठीक है, अगला है फूड वेब ऑल्सो हेल्प इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, तभी वो इकोसिस्टम प्रॉपरली डेवलप हो पाया फूड वेब का, है ना। चलिए लेट्स मूव इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो इट मे बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन बाद में देखते हैं, एक बार फोटो देखते हैं फटाफट समझ में आएगा। ये देखिए, सो पिरामिड, इजिप्ट याद आ गया इजिप्ट में जो पिरामिड होते हैं ऐसा ही तो होता है वो। तो उसमें क्या होता है, नीचे से ब्रॉड, फिर लेंथ, उसकी जो ब्रॉडनेस कम हो गई, फिर ब्रॉडनेस बिल्कुल कम हो गई, तो ये वाली चीज़ है। तो पिरामिड में जब भी आप पिरामिड देखेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, तो ग्रास पिरामिड ऑफ नंबर्स है। ग्रास कितनी है, बहुत सारी, पर्टिकुलर रीजन देखे, मान लीजिए एक किलोमीटर स्क्वायर की आप बात कर रहे हैं, है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी ग्रास है ना, नंबर्स बहुत ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन में जीब्रास बहुत कम है, और उसमें लायन इक्का दुक्का ही मिला तो वो बहुत कम है, तो इसकी विड्थ कम कर दी। तो नंबर ज़्यादा है तो विड्थ ज़्यादा, नंबर कम है तो विड्थ कम, और नंबर बहुत कम है तो विड्थ बिल्कुल कम, तो क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया। तो ऐसे जितने भी पिरामिड्स देखेंगे हम इकोसिस्टम के, नीचे हमेशा प्रोड्यूसर्स आएगा, गांठ बांध लो। ठीक है, नीचे क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स, ग्रास, प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन एक्सेट्रा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि पिरामिड होता क्या। सो इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं दे मे बी डिफाइंड एज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजाइंड टू शो व्हाट, टू शो इकोलॉजिकल पैरामीटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इन अ फूड चेन, इन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में फूड चेन को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे हम देखना चाह रहे हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है ये। हाँ, सो इट वॉज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन, इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, नंबर के हिसाब से करें तो पिरामिड ऑफ नंबर्स हो गया, बायोमास के
हिसाब से करें तो पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया, एनर्जी के हिसाब से करें तो बेस्ड ऑन एनर्जी करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है बच्चों। pyramid of numbers, so it is a graphical representation of the number of individuals per unit area, पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, of various trophic levels स्टेप वाइज विथ प्रोड्यूसर्स बीइंग केप्ट एट द बेस। ये तो मैं बता चुका हूँ, गांठ बांध लो, नीचे ही नीचे हमेशा प्रोड्यूसर ही आएगा, चाहे ये पिरामिड सीधा दिखे चाहे उल्टा बने, नीचे हमेशा प्रोड्यूसर ही आएगा। और टॉप पे ऊपर ही ऊपर कार्निवोरस आएगा, चाहे पिरामिड सीधा दिखे या उल्टा हुआ दिखे। आगे देखेंगे उल्टा भी हो जाता है पिरामिड, सीधा है तो उसे अपराइट बोलेंगे, उल्टा है तो उसे इन्वर्टेड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से है। पर्टिकुलर जैसे फॉरेस्ट की बात करें या यहाँ पे ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करें तो उस पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में ग्रास कितने गिनते जाओ तो बहुत ज़्यादा है, तो उतनी विड्थ है। जीब्रास काउंट करो तो थोड़े से कम है, विड्थ कम है। और लाइन्स काउंट करो तो बहुत कम है, इक्के दुक्के दिखे। तो भैया इसमें तो ये क्या बन गया, पिरामिड बन गया। नीचे प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टर्शियरी कार्निवोरस एक्सेट्रा। ठीक है, लेट्स मूव। पिरामिड ऑफ नंबर्स में अपराइट पिरामिड दिख रहा है, एग्जाम्पल है एक्वाटिक इकोसिस्टम। मेरा फेवरेट फाइटोप्लैंक्टन आ गया, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन है। इसको खाने वाले जू प्लैंक्टन थोड़े से कम है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको खाने वाले स्मॉल फिश थोड़ी सी दिखी, और लार्ज फिश इक्की दुक्की लार्ज फिश दिखी हमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अपराइट बन गया। ठीक है, नीचे हमेशा प्रोड्यूसर आएगा और बढ़ते बढ़ते ऊपर सबसे ऊपर टॉप कार्निवोरस आएगा, जो भी है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसा कि ट्री में देखें। तो अगर हम ट्री देखें, ट्री एक प्रोड्यूसर है, ट्री पे पनपने वाले बहुत सारे जीव जंतु हमें दिखे। ठीक है, तो हमने एरिया क्या देखा, एक पर्टिकुलर एरिया में हमें सिर्फ एक ही ट्री की बात करें तो प्रोड्यूसर क्या है, एक। उस पर पलने वाले बर्ड बहुत सारे, मान लीजिए 10 बर्ड्स हैं, तो हर बर्ड पे आपको कुछ बग्स और लाइस मिल जाएंगे, तो वो हैं पैरासाइट्स, जो जीव जंतुओं पे जीवित जीव जंतुओं पे भी पनप रहे हैं, वो पैरासाइट्स हैं। तो एक बर्ड पे भी अगर 2 हैं तो कितने हो गए, 20 लाइस एंड बग्स हो गए। और इन बग्स और लाइस को भी जीने वाले हाइपर पैरासाइट्स भी कुछ हैं, तो वो और ज़्यादा हो गए। तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, लेकिन नीचे ही नीचे प्रोड्यूसर ही आएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव। पिरामिड ऑफ बायोमास, मास की यूनिट फिजिक्स में क्या पढ़ी थी पिछले साल, केजी, यानी वजन की बात हो रही है। बायो मतलब लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक मैटर का मास, बायोमास। ठीक है, सो पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट सीक्वेंस पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स विद प्रोड्यूसर एट द बेस, हम जानते हैं। ठीक है, तो बायोमास को कंसीडर करें, बायोमास की यूनिट है केजी पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम ड्राई वेट कंसीडर करेंगे। इसमें हमेशा 11th में आप और एलेबोरेट फॉर्म में देखेंगे। ड्राई वेट क्या होता है, इंसान के बारे में आपने पढ़ा होगा, 70% ऑफ द वेट इज़ वाटर, तो भाई इंसान को सुखा दो, क्या बचा, वो है ड्राई वेट उसका। ठीक है, तो ये ड्राई वेट है। सो हम ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास का सुखाने के बाद वज़न बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जितने रैबिट देखें उनका वेट थोड़ा सा कम है। ठीक है, यानी रैबिट मान लीजिए 10 रैबिट देखे तो 10 रैबिट इंटू 1 रैबिट का वज़न, तो टोटल वेट आ गया। स्नेक 2 स्नेक दिखे या 3 स्नेक दिखे तो जितने स्नेक दिखे एक का इंटू जितने भी नंबर से उनका सबका आ जाएगा। बर्ड्स अगर जितने भी दिखें, बर्ड आता है उड़ जाता है, तो जितने भी दिखे उनका वेट। तो ये कुल मिला के देखें, ग्रास सबसे ज़्यादा वेट, फिर रैबिट का, फिर स्नेक का, फिर बर्ड का। ठीक है, बायोमास का फॉर्मूला है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सभी को सुखाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मारना नहीं है, एक का वजन तोल लो और इंटू जितने आपको वैसे ऑर्गेनिज्म दिखे उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो सबका बायोमास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही अपराइट है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम में अपराइट है। ठीक है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम में अपराइट है, हम देख चुके, यहाँ पे देख चुके अपन। ठीक है, चलिए, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड है, ये एक एक्सेप्शन केस है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जो आप अच्छे से समझ पाएंगे 11th क्लास में, है ना। मेरा फेवरेट फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही हल्का है भैया, बहुत छोटा सा है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का। इसको खाने वाला जू प्लैंक्टन का ज़्यादा वजन है, इसको खाने वाला स्मॉल फिश का और ज़्यादा वजन है, और लार्ज फिश का तो ज़्यादा वजन होगा ही। ठीक है, इसको आप अच्छे समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास में, 11th में पढ़ लेना बायो वालों। पिरामिड ऑफ एनर्जी बहुत ही सिंपल, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, ग्रास के पास। इसका 10% किसके पास गया,
ग्रास होपर, इसका 10% फ्रॉग, इसका 10% स्नेक, इसका 10% ईगल। बहुत ही सिंपल है, ये हमेशा अपराइट होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही रहेगा, है ना। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट स्क्वायर। एक पर्टिकुलर रीजन में कितना एनर्जी है भैया, इतना इतना एनर्जी है एट डिफरेंट टॉपिक लेवल, ठीक है। सो द अवेलेबल एनर्जी इज़ द हाईएस्ट एट द प्रोड्यूसर लेवल, हमें पता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कह लीजिए या 10% लॉ कह लीजिए, उसके हिसाब से ऊपर जाते जाते डिक्रीज होता जाएगा। दिस पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, हमें पता है। चलिए लेट्स मूव। पिरामिड ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एनर्जी फ्लो डायग्राम, मतलब 3 टॉपिक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम, हाउ इज अर्थ केप्ट वार्म, ग्लोबल वार्मिंग। लेट्स मूव। एनर्जी फ्लो डायग्राम जो हमने देखा था वही है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसमें ड्रॉ कर रखा है। सोलर रेडिएशन आई, उसका 1% कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर के पास। आगे 10% इसका 10% हर्बीवोरस, इसका 10% कार्निवोरस। बची हुई एनर्जी कहाँ गई, हीट और रेस्पिरेशन में लॉस हो गई, एनवायरनमेंट में हीट और रेस्पिरेशन में, हीट और रेस्पिरेशन में लॉस हो गई। एनर्जी फ्लो डायग्राम हो गया। लेट्स मूव। एनर्जी फ्लो डायग्राम यूनिडायरेक्शनल होता है, हम पढ़ चुके हैं, वापस क्या पढ़ें। बायो मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बायो मैग्निफिकेशन कह लो या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कह लो, एक ही बात है। मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, क्या मैग्नीफाई करता है वो, इमेज को मैग्नीफाई करता है, बड़ा दिखता है। तो ऐसे यहाँ पे भी बड़ा हो जाएगा। क्या बड़ा हो गया भैया, यहाँ पे केमिकल्स, हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल enter the bodies of organism through the food chain and go on concentrating at each trophic level। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया भैया, बता रहे हैं अभी। कहाँ गया भाई, कुछ तो बता रहे, कहाँ पे फिगर है। अरे फूड चेन कहाँ है, सिंपल सी ये रही। देखिए जैसे कुछ टाइम पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, किसान इतने अवेयर नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं पंजाब में बहुत सारा इंसेक्टिसाइड डाला जाता था, बहुत सारा खेतों में डाला, इतना ज़्यादा डाला कि वहाँ की ज़मीन ही जहरीली हो गई। हाँ, तो वहाँ पे जो खेत हैं उन पे जो ग्रासोपर है, सारे इंसेक्टिसाइड कहाँ जाएगा, उस ग्रासोपर में आएगा, रोज़ खाएगा ग्रासोपर, रोज़ खाएगा। तो जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा इसमें इकट्ठा होता जाएगा, वो इंसेक्टिसाइड जो है इसमें इकट्ठा हो गया। फिर फ्रॉग भी एक थोड़ी ना खाएगा, वो भी रोज़ खाएगा ग्रासोपर। फिर इसने जितने खाया वो सारा इसमें इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होता गया, पेस्टिसाइड इसके शरीर में जहरीला होता गया, वो जहर इसमें आ गया। फिर पाइथन है, वो इसको खाएगा, वो ढेर सारे खाएगा। इसने जाने कितने ग्रासोपर को खाए, इसने जाने कितने पेड़ पौधे खाए, तो इसमें बहुत सारा इकट्ठा हो गया। इसको हॉक ने खाया तो हॉक में और भी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। एक ही पाइथन थोड़ी खाएगा, बहुत सारे स्नेक खाए गए, इसमें बहुत सारे इकट्ठा हो गया। तो आपने देखा कि एक ग्रासोपर में जितना, उससे कई गुना इसमें, इससे भी कई गुना इसमें, इससे भी कई गुना इसमें। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे इंसेक्टिसाइड का कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और बीमार कर देगा, और बीमार कर देगा, नुकसान कर देगा, वेरी हार्मफुल, ठीक है। वही चीज़ है बायो मैग्निफिकेशन। जस्ट अ मिनट, कहाँ है भाई, आजा आजा आजा, आ गया। यही चीज़ ये कह रहा है, डेफिनेशन से वापस पढ़ लो। सम हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एंटर द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द फूड चेन के थ्रू आ जाते हैं, एंड गो ऑन कंसनट्रेटिंग एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे वो कंसनट्रेट बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दवाइयाँ, डीडीटी है, जैसे हैवी मेटल्स हैं, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम एक्सेट्रा, ठीक है। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द हेल्थ एंड कॉज डिजीजेस, की वजह से डिजीजेस होती हैं। तो ये जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स ही हैं ये, जो डिग्रेड नहीं हो सकती। हम तो क्या बेचारे डीकम्पोजर भी उनको नहीं पचा पा रहे, रॉ मटेरियल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, वो एज इट इज़ है। डीडीटी हमने आज डाल दिया तो 100 साल बाद भी वो वहीं पे ही मिलेगा, उसी मिट्टी में मिलेगा, और नुकसान पहुंचाएगा, बेकार चीज़ें हैं बहुत, ठीक है, समझ गए। अगला है हाउ इज़ अर्थ केप्ट वार्म, अर्थ गर्म कैसे रहती है, ठीक है। और अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर विच कीप इट वार्म। हमारी पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है ना, वातावरण है, हवा है बहुत थिकनेस की, एक पर्टिकुलर थिकनेस की हवा है, एयर है, जो इसको गर्म रख सकती है।
अब आप बोलेंगे कि अभी तो ठंडी हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, तो भाई कंपैरेटिवली वो गर्म है। आप मून पे जाएंगे, किसी और प्लेनेट पे जाएंगे, तो वहाँ एयर नहीं है, मून पे एयर नहीं है। सिंस वहाँ एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है वो ट्रैप नहीं हो पाती है, वो बहुत ठंडा है, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है, ठीक है, माइनस में है, जो भी टेम्परेचर वो सब माइनस में है, तो वहाँ पे वो बहुत ठंडा है। ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा, पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लो। ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स, ठीक है। तो आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन है, जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पे अगर आप कुछ उगाना चाहते हैं तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की मदद से ही आप कुछ ग्रो कर पाएंगे प्लांट वगैरह। तो आपको कांच का एक घर जैसा बनाना होगा, उसमें प्लांट्स होंगे, तो वो कांच के एक छोटा सा घर है जिसमें प्लांट्स आप ग्रो कर रहे हैं, उसमें सोलर रेडिएशन ट्रैप हो जाएगी, हीट वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी और बाहर नहीं जा पाएगी, या जाएगी तो बहुत कम जाएगी, तो वहाँ पे वो जो थोड़ी सी गर्मी, इस वजह से प्लांट ग्रो कर पाएंगे। यही है ग्रीन हाउस। एंड द सन्स रेडिएशन वार्म द प्लांट्स एंड देयर एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस, ठीक है। द हीट ट्रैप्ड इनसाइड कांट एस्केप आउट एंड वार्म द ग्रीन हाउस विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एक हम करते हैं, हाउस बनाते हैं, वही इफेक्ट एटमॉस्फेयर भी करता है। वो बड़ा एटमॉस्फेयर है, जो एयर है वो भी यही करती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं एयर के, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, कांच की जैसे ही एक्ट करती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन गैस है, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है वो सारे ऐसे एक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वही ग्रीन हाउस गैसेज है, सारी गैसेज नहीं है, पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ऐसा एक्ट करती हैं। सो दीज गैसेज इन द एटमॉस्फेयर मोस्ट रेस्पॉन्सिव फॉर कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म, एंड दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर एक कुछ हद तक करती है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव। ग्लोबल वार्मिंग, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है, वार्म करती है तो कुछ ज़्यादा ही वार्म हो गया अब तो, हाँ। दिस फेनोमेनन ऑफ अराइज इन एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस है, वो राइज होते जा रहा है ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बढ़ते जा रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है और ग्लोब है वो वार्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया करते थे इंसान, एयर कंडीशनर में एज ए कूलेंट यूज़ किया करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं, मोटर बाइक, कार, साइकिल वगैरह सब आप चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, निकलता रहता है। मीथेन मार्सेस बायोगैस से निकलता रहता है, तो इसे काबू में करना चाहिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ बीइंग डिप्लीटेड, ठीक है। ये कैसे डिप्लीट हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 4 टॉपिक हैं। लेट्स स्टार्ट। ओजोन लेयर, आप जानते हैं कि पृथ्वी पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, जो हवा के डिफरेंट लेयर्स हैं उनके हमने नामकरण कर रखे हैं, नेमिंग कर रखे हैं। तो 0 to 16 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर हम बोलेंगे मीसोस्फेयर, और 85 से 130 उसे बोलेंगे थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब ये लाइन क्या क्या काम है, क्या है भाई? ये कर्व ये बता रहा है एक्स एक्स पे है टेम्परेचर, 0 डिग्री, 100, 200, 300, माइनस में भी है, माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस आएगा, ठीक है। सो अर्थ की सरफेस पे कितना है एवरेज टेम्परेचर अपना 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, सो जैसे जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, और पहाड़ पे चढ़ते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी वही है बता रहा है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में से थोड़ा सा फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर मीसोस्फेयर आता है तो फिर थोड़ा सा कम होता है, और थर्मोस्फेयर नाम से पता लग रहा है, थर्मो यानी टेम्परेचर, हीट, तो हीट बढ़ती जाती है, एक्स एक्सिस पे देखें एक्स एक्सिस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ये कर्व बता रहा है। तो ओजोन पे आ जाते हैं अपने। ओजोन एक ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है, O3, हाँ, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके बन गया, ट्राई यानी थ्री एटम का होता है, इसे कहते हैं ओजोन। ये हाईली पॉइजनस होता है। वेरी लिटिल क्वांटिटी प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वाले
जो लेयर है उसमें बहुत ही कम पाया जाता है, वेरी लिटिल। गुड अमाउंट ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में अच्छा खासा पाया जाता है। एंड ओजोन लेयर बोलो या ओजोनोस्फेयर बोलो, हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? हाई कंसंट्रेशन है 23 से 23 किलोमीटर की रेंज में आपको ओजोन की अच्छी खासी लेयर मिलेगी, अच्छा खासा ओजोन हाई कंसंट्रेशन मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है ओजोनोस्फेयर। हाँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओजोन शील्ड। ओजोन शील्ड भी कहा जाता है, शील्ड यानी ढाल। तो ये ढाल किसकी है भैया? ये इट इंटरसेप्ट्स द हाई एनर्जी यूवी रेज, हाई एनर्जी यूवी रेज को रोकती हैं एंड अलाउज ओनली लो एनर्जी यूवी रेज, लो एनर्जी वाली यूवी रेज को पृथ्वी तक आने देती है, हाई एनर्जी को रोक देती है। तो देखो भगवान ने कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है, प्रकृति ने क्या चीज़ बनाई है कि जो जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हाई एनर्जी वाली यूवी रेज को रोक देती है। ठीक है, सो इन द ट्रोपोस्फेयर O3 इज ओजोन इज बीइंग फोटो डिसोसिएटेड। तो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है वहाँ पे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? सो ओजोन इज बीइंग फोटो डिसोसिएटेड एंड जनरेटेड। तो ओजोन डिसोसिएट हो रही है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में, और ये वापस से ओजोन भी बन रही है, जनरेट भी हो रही है। दो एरो दिख रहे हैं ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट टू राइट सिंगल एरो मतलब ऐसा भी है ऐसा भी है, तो इक्विलिब्रियम में है, साइमल्टेनियसली ये चीज़ें चल रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इजी है। लेट्स मूव। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन जो ख़त्म हो रहा है, ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो रहा है वो, और ओजोन जो डिप्लीट हो रहा है, और ओजोन डिप्लीट होने की वजह क्या है, कुछ सब्सटेंसेस है वो हम पढ़ेंगे। सो द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जहाँ पे थिन हो गई है, उसकी थिकनेस कम हो गई है, थिकनेस कम हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन यूवी वाली भी नीचे पहुंच सकती है, तो वो बहुत नुकसानदेह है, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। उसी को बोलते हैं डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बोलते हैं ODS शॉर्ट फॉर्म में। दीज आर द कॉज ऑफ डिप्लीशन लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका कॉज क्या है, डिप्लीशन। सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ही वो कॉज है, इसी की वजह से डिप्लीशन हो रहा है। तो मेजर चीज़ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और भी हैं, मीथेन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, एक्सेट्रा। जेट्स एंड रॉकेट्स रिलीज सम ODS डायरेक्टली इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड अदर स्लोली एंटर थ्रू द ट्रोपोस्फेयर। क्या समझ में आया भाई? जेट और रॉकेट हो भैया, जमीन से उड़ना चालू करे, ऊपर तक जा रहे हैं, ओजोनोस्फेयर से होते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो उसने छोड़ दिए ये सब चीज़ें, गैसेस, तो डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ देगा तो भाई कितना नुकसान पहुंचाएगा। बाकी सब हम पृथ्वी पे छोड़ रहे हैं तो धीरे 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 ऊपर जाएगा। ठीक है, वही चीज़ ये सेंटेंस कह रहा है। अगला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत ही खतरनाक है। दीज आर सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल्स विच वर वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर। उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एज कूलेंट, इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता था, अब हमने बंद कर दिया है। सो CFC दे प्रोवाइड एक्टिव क्लोरीन। तो भैया क्या प्रोवाइड करता है, क्या है वजह, क्या करता क्या ये एक्टिव क्लोरीन देता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज मिलते ही ये एक्टिव क्लोरीन दे देता है, एंड दिस एक्टिव क्लोरीन थ्रू चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड डिस्ट्रॉयज द ओजोन बाय कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन। ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके डिस्ट्रॉय करता रहता है ओजोन को। सो अ सिंगल एक्टिव क्लोरीन कन्वर्ट 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। तो एक सिंगल एक्टिव क्लोरीन है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत ही खतरनाक है, दिख रहा है आपको। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीट हो गया, ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो गई, तो इससे क्या दुष्प्रभाव होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है ऑर्गेनिज्म पे, जीव जंतु पे। क्या? कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, हर्पीस एक डिजीज है वो हो सकता है, आईसाइट को डैमेज है, डैमेज टू द आईज हो सकता है, डिम हो सकती है आईसाइट, ठीक है, कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, इम्यून सिस्टम लो हो सकता है, रेजिस्टेंट टू डिजीजेज ये कम हो सकता है, इंक्रीज एम्ब्रियोटिक मोर्टेलिटी। क्या बोल रहा है, मदर प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में जो बच्चा है उसकी मोर्टेलिटी इंक्रीज हो सकती है, मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कितना खतरनाक है यूवी रेज। फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन हो सकता है, 10 to 25% डिक्लाइन हो गया फोटोसिंथेसिस। तो भैया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ढंग से तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में वो कम नहीं होगा ढंग से, तो भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव। इंटरनेशनल एफर्ट्स, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कोशिशें की गई, एफर्ट्स किए गए टू स्टॉप ओजोन डिप्लीशन। दो चीज़ें हैं,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नाम से कुछ प्रोग्राम चलाया गया प्रोटोकॉल। इट सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस, नेशन के बीच में एग्रीमेंट कराने में भी ये सक्सेस रहा, टू लिमिट द CFC प्रोडक्शन टू द हाफ द लेवल ऑफ 1986। ये कह रहा है कि 1987 में ये हुआ, बोल रहा है कि 1986 में उसमें कहा गया कि पिछले साल हमने जितना प्रोडक्शन किया उसका हाफ कर दो, जितना भी हमने पिछले साल गलतियां करी, पिछले साल हमने CFC जो भी प्रोडक्शन किया अब उसका प्रोडक्शन करो, लेकिन उसका आधा कर दो बिल्कुल, क्योंकि हमें हाथों हाथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। हेलसिंकी डिक्लेरेशन हुआ 1989 में, वापस जाके 1989 में मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस प्लेज किए, उन्होंने कसम खाई टू फेज आउट CFCs के CFC को यूज़ करना बंद कर दो बाय द ईयर ऑफ 2000 ईयर से पहले हम CFC को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो उसकी जगह क्या यूज़ किया उन्होंने फाइनली, तो CFC को रिप्लेस किसने किया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने CFC को रिप्लेस कर दिए, दो चीज़ें यूज़ करने लग गए। 8th लास्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन वी एक्यूमुलेट वेस्ट इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में हम वेस्ट इकट्ठा करते जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके दो सब टॉपिक है, सॉलिड वेस्ट एंड मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को डिस्पोज करने के भी कई मेथड्स है, वो हम पढ़ेंगे। वेस्ट क्या होता है, सो दीज आर यूजलेस लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड मटेरियल्स, जो हमारे काम नहीं आ रही, जो हमने जिनको छोड़ दिया है वो वेस्ट है। गैशियस वेस्ट हो सकता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज है, हाउस एक्सेट्रा। लिक्विड वेस्ट हो सकता है, एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सीवेज वाटर, वो लिक्विड वेस्ट हो सकता है। सॉलिड वेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट है, फूड वेस्ट, काउ डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा पॉटी, ट्रैश, रबिश, फार्म वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है एक्सेट्रा। वेस्ट डिस्पोजल हो सकता है, इट मीन्स गेट रिड ऑफ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल मतलब वेस्ट को डिस्पोज करने, यानी गेट रिड ऑफ वेस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला है सॉलिड वेस्ट, इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फूड वेस्ट हो सकता है, रोटन यानी सड़ा हुआ या लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट एंड देयर पील्स है, फ्रूट है उनके छिलके हैं, काउडंग हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, फार्म वेस्ट हो सकता है। ठीक है, ट्रैश या रबिश, इसमें क्या क्या आते हैं, डर्ट, ऐश यानी राख, सैंड, ब्रिक, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक वेस्ट, यूजलेस बोर्ड्स, कार्डबोर्ड, वेस्ट पेपर, वेस्ट रबर, वेस्ट ग्लास, क्लोथ्स हो सकते हैं, मेटल आर्टिकल हो सकते हैं, सारे वेस्ट वाले। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज हो सकते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट हो सकता है, यूज कॉटन, मास्क, PPE किट, बैंडेज, सीरींज, नीडल्स, प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स। तो ये सारे तरह के हमने क्लासिफाई कर दिया है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो बायोडिग्रेडेबल जो बायोलॉजिकली डिग्रेड कर सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से जिन्हें डिग्रेड कर सकते हैं, कौन करेगा, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर जो वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो वो किसको करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ही तो करते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे होगा, अ मटीरियल विच कैन बी डिकम्पोज और डिग्रेडेड बाय मीन्स ऑफ नेचुरल मीन्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑफ डिके इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब उसको भी कुछ समय लगता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, कुछ समय तो लगता है ना। आप खाद बनाना चाहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, है ना, जो भी छिलके हैं, पत्ते हैं, तो उनको मिट्टी में गाड़ दीजिए कुछ समय के लिए, उसको गीला करते रहिए बीच बीच में। तो कुछ टाइम आप खोद के देखेंगे तो वो जो भी है ना कागज़ आपने दबाए थे या जो फ्रूट वेजिटेबल के छिलके देखे थे वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, खाद मिलेगी, खाद में कन्वर्ट कर देगा, तो उससे कुछ समय लगता है ना। सो बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑफ डिके है, इन्हीं की वजह से वो होता है। सो दे कैसे करते हैं, दे सेक्रेट स्पेसिफिक एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर मैटर। तो वो कुछ ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं ताकि इसे ब्रेक डाउन हो जाए, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको ब्रेक डाउन हो जाए सिंपलर मैटर में, विच इवेंचुअली सस्पेंड एंड फेड इनटू सॉइल, वो सॉइल में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, विच कैन बी यूज बाय ऑटोट्रोफ्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्लांट उसे यूज़ कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल में काउडंग आ गया, ह्यूमन यूरिन, फीकल मैटर, सीवेज, पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हार्मफुल तभी होंगे, अति हर चीज़ की बुरी होती है ना। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ही वो हार्मफुल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट एज पॉल्यूटेंट ओनली व्हेन देयर क्वांटिटी बिकम लार्ज क्वांटिटी में तो ही ये हार्मफुल होंगे।
एंड दे आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय डीकम्पोजर्स एट द राइट टाइम। ऑब्वियसली डीकम्पोजर किस हद तक करेगा, कितनी जल्दी काम करेगा, इसको थोड़ा टाइम चाहिए ना। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा कर दिया तो हाथों हाथ कैसे करेगा इसको, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा क्वांटिटी है तो क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे, फाउल स्मेल, ऑब्वियसली तो बदबू आएगी, फाउल स्मेल आएगा, है ना। मक्खियाँ ढेर सारा बीमारियाँ फैलाएगी, है ना। फ्लाइज ब्रीड एट ह्यूज हीप, है ना। जो ढिगले बना दिए, ढेर लगा दिया आपने कचरे का, उसमें बहुत ज़्यादा मक्खियाँ पनप जाएगी, क्या फैलाएगी, डायरिया, टाइफाइड, टीबी, कोलेरा, ये फैलाएगी। दीज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ब्लॉक द ड्रेन क्रिएटिंग पूल ऑफ वाटर, तो जो बहता पानी है, नाला अगर जा रहा है तो उसमें, है ना, फंस जाएगा कचरा, वो रोक देगा। पानी रुक जाएगा तो मच्छर पनपेंगे, ब्रीडिंग साइट ऑफ मॉस्किटो बन जाएगा और मलेरिया और डेंगू फैलाएंगे। तो इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो डीकम्पोजर भी डीकम्पोज नहीं कर पा रहे, ऐसी क्या चीज़ें हैं, इंसान ने कुछ गड़बड़ी की होगी। प्लास्टिक सबसे पहले आ जाता है दिमाग में, प्लास्टिक। सो दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल मीन, नेचुरल तरीके से डीकम्पोजर भी नहीं कर पा रहे, डीकम्पोज नहीं कर पा रहे, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो यहाँ पे ऐसी चीज़ों पे क्या काम करेगा, ओनली फिजिकल प्रोसेसेस ही काम करते हैं, जैसे हीट या प्रेशर। इट कैन ओनली अफेक्ट सच टाइप ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। ठीक है बच्चों, सच सब्सटेंसेज सिम्पली परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी सब्सटेंसेज बहुत लंबे समय के लिए एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। एंड में हार्म वेरियस मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बहुत चीज़ों को हार्म करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ज़मीन में अगर कोई थैली चलेगी, वो थैली एज इट इज़ रहेगी, पानी ऊपर रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो वाली जगह ख़राब हो जाएगी। और किसी, है ना, जो आप जानते हैं बहुत सारे चीज़ें प्रॉब्लम होती है। सो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, पॉलीथीन बैग हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए, ग्लास ऑब्जेक्ट हो गए, पेस्टिसाइड हो गए जैसे डीडीटी है, डिटर्जेंट हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल हो गए, हैवी मेटल्स, मेटल आर्टिकल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए। हार्मफुल इफेक्ट तो इसके होते ही ऑब्वियसली। बायोमैग्निफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एंड रिडक्शन इन द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की उर्वरकता जो है, उर्वरक नहीं रहेगी सॉइल। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र अच्छी से डालोगे, हद से ज़्यादा डालोगे तो गड़बड़ होना है। पेस्टिसाइड हद से ज़्यादा डालोगे तो गड़बड़ होना है ना। एंड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना जब करोगे तो रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। और फाइनली जो खेती है उसमें अन्न इतना नहीं आएगा, फाइनली क्रॉप यील्ड भी कम हो जाएगी। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या कंपैरिजन है, वेस्ट में डिफरेंसेस टेबल बना दी। ये बायोलॉजिकल है, ये मैन मेड है। ये डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया एंड फंगाई डिके कर देता है डिग्रेड, ये नहीं कर पाता, नॉट डिग्रेडेड। नॉट बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, फूड चेन में चला जाता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स, मैन्योर, खाद में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ रिसाइकिल किया जा सकता है ना। इसके एग्जांपल है सीवेज, कैटल डंग, हाउस होल्ड गार्बेज एक्सेट्रा। इसमें प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करें, इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। चलिए, पहला है लैंड फिल, लैंड को फिल कर दो। ये दिख रहा है आप, ये ट्रक से ढेर सारा डंप ट्रक है, इससे बहुत सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया। हाँ, तो सॉलिड वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज, तो जो निचला इलाका है जहाँ पे जिसकी हाइट कंपैरेटिवली कम है, वहाँ पे इसमें भर दिया और लेवल कर दिया अनइवन सरफेस को। ठीक है, कहने की बात है, जगह ख़राब हो रही है, क्या करें, लैंडफिल कर दिया। अगला है रीसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ये बहुत अच्छा है, रीसाइकिल करो चीज़ों को। वेस्ट कैन बी रीसाइकिल्ड बाय सेंडिंग देम टू रेस्पेक्टिव रिसाइकलिंग यूनिट्स, रेस्पेक्टिव यूनिट में भेजो। पेपर को कहाँ भेजना है, स्पेशल पेपर मिल में भेजो। पेपर को रिसाइकिल करके उसका अखबार बना दो, है ना। अखबार का देखा क्वालिटी थोड़ी सी कम ख़राब होती है कंपैरेटिवली, ठीक है, तो पेपर मिल से आती है। ब्रोकन या यूजलेस प्लास्टिक आर सेंड टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में कर दो, तो वहाँ पे गला के मेल्ट करके रीमोल्ड कर दो, है ना, रीमोल्ड करके बाल्टी बना दो, डब्बा बना दो, कुछ भी बना दो, प्लास्टिक की चीज़ें बना दो। वेस्ट मटेरियल्स आर सेंड टू स्पेसिफिक मेटल इंडस्ट्रीज फॉर रीसाइकलिंग, हाँ, मेटल को भी मेल्ट करके रीमोल्ड कर सकते हैं। मोल्टन प्लास्टिक आर मिक्सड विद एसफाल्ट एंड मिक्सचर इज यूज टू मेक रोड्स, रोड बना सकते हैं मोल्टन प्लास्टिक को एसफाल्ट में मिला गया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये करनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट बना दो, खाद बना दो, तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ है उसको मिट्टी में मिला दो,
थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाओ और 30 दिन बाद आपको मैन्योर मिल जाएगा, खाद मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करिए। कितनी बढ़िया चीज़ है, कंपोस्ट बन गया। अगला इंसिनरेशन ऑफ बर्निंग और बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जलाने को इंसिनरेशन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट एट 1000 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली कन्वर्टिंग देम इनटू एशेज। राख में बदल दो या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये उड़ जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें बनती है। ये आपको फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ऊपर तो क्या है, चिमनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है वो चला जाएगा। यहाँ पे आपने फायर लगा दी, इसमें आपने इधर से क्या है एक कचरा डाला और इसका जो ऐश आया वो इधर से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे एयर चली गई, सॉलिड वेस्ट को आप जला रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ईजी है। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। तो ये जो बायोगैस प्लांट है गांव में लगाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या होता है, फ्यूल, इसमें आप देखते हैं एक फ्यूल बन जाएगा बायोगैस। एज ए फ्यूल स्टोव जला सकते हो आप, जैसे हम घर में एलपीजी का यूज़ करते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो खाद, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है इसकी खाद बन जाती है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खेत वगैरह में। समय समाप्ति की घोषणा ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही नया वीडियो आएगा आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी आपके काम की चीज़ें और भी वीडियोज़ में डालूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू, थैंक यू बच्चों।